जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 120 तक कर चुके हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 121 से। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि वह लड़कियों को ही वरीयता देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सीटेट 2012 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या फिर प्रगतिशील चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रह को यह दर्शाता है, जेंडर बायस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 122 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया होगा, बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी या फिर व्यवस्था फेल हो गई। ये भी सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था फेल हुई है कहीं ना कहीं। या तो शिक्षक की व्यवस्था फेल हुई है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ा सका उसको, या फिर बच्चे की व्यवस्था फेल हुई है कि वो जो भी उसने व्यवस्था की थी अपने पढ़ने की उसमें वो फेल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न या फिर सत्य असत्य प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर हो जाएगा सत्य असत्य वाले प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? साथियों पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 चरण बताए थे, जिसमें पहला था संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा था पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था। तो उसी से संबंधित है ये कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्योंकि साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि साथियों संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें बच्चा क्या कर सकता है? सिर्फ अनुकरण कर सकता है, स्मृति और मानसिक निरूपण कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अभी इस क्वेश्चन को आगे देखने से पहले एक बात समझ लो साथियों कि कोहल वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसमें नैतिक वर्ड जरूर मिलेगा आपको। तो नैतिक वर्ड जो है शब्द किससे संबंधित है? ये कोहल वर्ग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सीटेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि नैतिक जो शब्द है वो कोहल वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसके लिए यह व्यवस्था अपनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 128, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए
सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। निर्योग्य बच्चे का मतलब होता है डिसेबल्ड चाइल्ड, मतलब किसी को कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, या फिर पैर से विकलांग है या फिर हाथ से विकलांग है। तो अगर कोई बच्चा वो स्कूल में जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, कि उस तरीके के बच्चों को जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ पर उसको भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अतिरिक्त साधन भी होंगे उस बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो स्कूल ही उन बच्चों के लिए बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ये राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण का। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का व्यक्तित्व परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, जब बच्चा पढ़ते पढ़ते ऊबने लगता है तो वो किस बात का संकेत है? कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, कि जब कोई काम को तुम बार बार कराओगे तो बच्चा ऊबने लगता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या फिर बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इस वजह से बच्चा सोचता है कि ये तो मेरे याद है, अभी तो ये पढ़ाया था, तो वो ऊबने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये भी सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होता, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत है विकास का? तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों को समझ लेते हैं कि सभी के विकास दर कैसे समान नहीं होते। तो विकास तो एक क्रम में ही होगा, पहले बाल्यावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। तो क्रम तो यही रहेगा, लेकिन उसकी दर भिन्न भिन्न होगी। कि आपने देखा होगा कि कोई जल्दी से किशोरावस्था में जाता है और कोई लेट किशोरावस्था में आता है, तो दर भिन्न भिन्न होती है। उसके लिए आनुवंशिक कारण भी होते हैं, और उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ उसमें जुड़ जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन साथियों ज़्यादा आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, या फिर अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, या फिर अजनबी दुश्चिंता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों?
ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक दुश्चिंता, इमोशनल, क्योंकि उसके जो इमोशनल अटैच हैं वो अपनी माता के साथ अटैच है, ना कि अपनी दादी जी के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा साथियों इसमें? लिखना, चढ़ना, फुदकना या फिर दौड़ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर हो जाएगा लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल है लिखना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 138 और आज के प्रैक्टिस सेट का ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के अभाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुश्चिंता, जिसको एंजाइटी बोला जाता है, और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंशिक पुनर्बलन क्या है? वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिभाशील विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों ये। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर होगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ये 4 चरण दिए हुए हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व संक्रमण या फिर श्रेणीकरण। इनमें से कौन कौन से चरण आते हैं, कौन सा चरण पहले आएगा और कौन सा चरण बाद में आएगा, यही हमें ऑर्डर इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी कि पहले आएगा तीसरा वाला पूर्व प्रक्रमण, इसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया चयन और लास्ट में आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रयुक्त होगा? कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चे को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, या फिर बच्चे को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये दे, या फिर आवासीय विद्यालय खोलना, जो हॉस्टल वाला विद्यालय होता है उसको खोलना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा आवासीय विद्यालय खोलना, जिससे कि बच्चे की उपस्थिति 100% रहेगी, कि वो खेलने कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा हॉस्टल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आवासीय विद्यालय खोले जाएँ। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में लिंग भेदभाव जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? तो साथियों ये ऑप्शन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, मैं पढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरे प्रियमित्र या फिर मेरा विद्यालय? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मेरा परिवार। कि जब बच्चा नर्सरी में आता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, जब बच्चा नर्सरी में आता है तो उसको सबसे पहले किसके बारे में पता होगा? पड़ोस के बारे में पता होगा, मित्र के बारे में या फिर विद्यालय के बारे में? नहीं, उसको पता होगा उसके परिवार के बारे में। तो उससे हम क्वेश्चन करेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, घर में चीज़ें कौन लेकर आता है, तो ये सब क्वेश्चन हम उससे कर सकते हैं, यानी कि पहला टॉपिक हो जाएगा मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखेंगे, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को
बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कि यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान टेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप अच्छे से इनको देखते रहें। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 147 और आज के प्रैक्टिस सेट का 27वां क्वेश्चन है ये कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने में, या फिर मुक्त खेल के लिए समय देने में, सृजनात्मकता चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने में। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवाय? तो पहला हो जाएगा पृथक्करण के बिना, अभिभावकों की भागीदारी के बिना, क्षमता संवर्धन के बिना, या फिर संवेदनशील बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे और निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। साथियों इसके मैं आंसर जल्दी बता देता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन देख लेना और अपना ऑप्शन पे टिक लगा देना कि मेरा ये सही हो सकता है और बाद में चेक कर लेना। अगला प्रश्न देखेंगे और आज का लास्ट प्रश्न होगा आज के प्रैक्टिस सेट का 150। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए, या फिर विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर हो जाएगा आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो साथियों ये थे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के CDP के। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद साथियों।